आपके पास भी फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, मेरे पास भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है। मैं भी किसी को नरिश कर सकती हूँ, आप भी किसी की केयर कर सकती हो। एक लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि एनएलपी होता क्या है। तो एनएलपी एग्जैक्टली आपको ये सिखाती है कि हाउ कैन यू यूज योर, इस बॉडी के अंदर भी एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी लाइफ के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लड़कियां इतना ज्यादा कॉल करती क्यों है। लड़कियों को आपने लेकिन फर्क क्या है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम गड़बड़ है। हमने ये मान लिया है कि पुरुष पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो किसी को पाले, और वुमेन पैदा ही इसलिए हुई है वो किसी को। ये ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करे, कैसे उनको कंट्रोल करे, कैसे उनको बताए कि नहीं यार इतना ज्यादा मत सोचो, हम हैं आपके साथ। तो बहुत सारे मेंस को मैंने देखा है, बहुत सारे मतलब नॉन ओनली मेंस, वुमेन्स को भी देखा है, वो कई बातें अपने पार्टनर को इसलिए नहीं बताते कि यार क्या ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो कपल्स के बीच में होती है और एनएलपी को यूज करके वो गलतियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। अभी जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, जो भी आपको एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ, जस्ट डोंट थिंक अबाउट योर। थैंक यू सो मच मैडम फॉर कमिंग अगेन। मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आपके लास्ट पॉडकास्ट पे टैरो कार्ड पे मैम ने बहुत अच्छी बातें की थी और वहाँ पर कमेंट्स में तो कितने लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मैम से एक और बार बात करनी है एनएलपी पे। ये अभी एनएलपी होता क्या है, रिलेशनशिप्स कैसे उससे इम्प्रूव हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं और उसके लिए मैम आप वापस से आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू विरल जी, आपने दोबारा मुझे इनवाइट किया, एंड थैंक यू फॉर योर व्यूवर्स कि उनको अब दोबारा से अपनी चीज़ों को लेकर के चीज़ें जाननी थी, समझनी थी और आगे बढ़ना था। तो थैंक्स टू यू, योर व्यूवर्स ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली दिस ऑल टीम मेंबर्स। थैंक यू यस। थैंक यू। आज बहुत सारी अच्छी बातें होने वाली है। स्पेशली सताक्षी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा था, एनएलपी के बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, लेकिन एनएलपी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि कितना पावरफुल चीज़ है जिससे आज रिलेशनशिप भी सुधर सकते हैं। तो पहले तो एक लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि एनएलपी होता क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या है जो हम अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं हमें खुद को ग्रो करने के लिए। ओके, इसको ऐसे समझते हैं। एनएलपी वैसे तो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज पे आप जाओ तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बट अभी इसमें नहीं जाते हैं क्योंकि फिर वहीं आ जाएगा कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक सिंपल वे में देखते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ है, ये आपने यहाँ पे क्रिएट किया है, दिस इज़ द टूल। आप माइक पे बात करो जिससे आवाज़ बेटर जाए, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर रहे हो टूल की तरह। ये आपको यूज़ तो नहीं कर रहा है, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारे पास ईश्वर ने एक बहुत बड़ा टूल दिया हुआ है जिससे हम अपनी लाइफ के हर एक प्रोस्पेक्ट को ना बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, मशीनी दुनिया ने हमें कैप्चर कर लिया है। क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है? नहीं। लेकिन हम क्या रहे हैं ना, आज हम मोबाइल के कहीं कैप्चर हो चुके हैं। हमारी लाइफ उठते गुड मॉर्निंग मोबाइल से होता है, गुड नाइट मोबाइल से होता है, ठीक है। वैसे ही इस बॉडी के अंदर भी एक ऐसा टूल है जिससे आप अपनी लाइफ के जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके साथ, लाइक रिलेशनशिप, फाइनेंस हो गया, आपका कोई डिज़ायर हो गया, जिसमें किस्मत का नाम लेके, किस्मत का नाम लेकर के कई बार हम उसे एक तरीके से कह दीजिए कि दूसरों पर टाल देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा टूल है, दैट इज़ द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। और इसका यूज़ करके हम अपनी लाइफ में सब कुछ खूबसूरत कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा माइंड बहुत स्मार्ट है, ठीक है। वो आपकी इस बॉडी को कैप्चर कर लेता है और आपसे वो करवाता है जो वो करना चाहता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास दो ब्रेन के बारे में एग्जैक्टली बात करते हैं, लॉजिकल और इलॉजिकल। इलॉजिकल आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया और लॉजिकल हो गया कॉन्शियस माइंड, जो आप जागृत अवस्था में कर रहे हैं। मैं बीइंग एनएलपी कोच ये कहूँगी कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है इस लाइफ में, वो आपका लॉजिकल माइंड है। लेकिन क्या होता है, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बच्चा पढ़ना शुरू करता है, लॉजिकली सोचो, ब्रेन को शार्प करो। नो, क्योंकि वो आपको एक समय के बाद डराना शुरू कर देता है। तो एनएलपी एग्जैक्टली आपको ये सिखाती है कि हाउ कैन यू यूज़ योर पावर टूल, द सबकॉन्शियस माइंड, कि उसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ के डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स को कैसे खूबसूरत कर सकते हो।
तो इसको थोड़ा सा ना और एलाबोरेट करते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे मैं अगर विरल जी आपसे ये कहूँ कि अभी जो भी मैं बोलने जा रही हूँ, जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, जो भी आपको एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ, जस्ट डोंट थिंक अबाउट योर वाइफ, दैट जस्ट डोंट थिंक अबाउट योर चाइल्ड। ठीक, आएगा इमेज सामने। आपके पास क्या था? क्या वो आपकी वाइफ का नाम आया, बच्चे का हम्म, नाम आया? नहीं, उनकी कोई खूबसूरत इमेज होगी, इमेज। खूबसूरत मेमोरी होगी, आया होगा, राइट? या मैं अगर आपसे कह दूं कि आपका पहला कंप्यूटर कौन था जो आपके प्राइड पर आया, ठीक है, तो आपके दिमाग में वो इमेज आई होगी, राइट? क्योंकि उसके साथ एक इमोशंस कनेक्टेड है। तो क्या है, ये ब्रेन आपके इमोशंस के साथ पिक्चर ले रहा है, और सारा खेल तो इमोशंस का है। whenever think about your relationship, पूरा खेल इमोशंस का है। इमोशंस इम्बैलेंस हुआ, 50 बार फोन आना शुरू हो गया, ठीक है। इमोशंस इम्बैलेंस हुआ तो 50 बार आपको चेजिंग शुरू हो गई, करेक्ट। ठीक है। इमोशंस इम्बैलेंस हुआ तो सामने से लाउड बिहेवियर आ गया, ठीक है। तो ये एनएलपी क्या है ना, एनएलपी आपकी ब्रेन की एक प्रोग्रामिंग, एक लैंग्वेज है, ठीक है। वो आपका हिंदी इंग्लिश उर्दू नहीं समझता, वो समझता है पिक्चर। आपकी कैसी कैसी इमेजेस हैं, थॉटली कैसी इमेजेस हैं, उनको वो कैप्चर करता है, और बहुत स्मार्ट होता है। ये ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ स्टोर करके यहाँ रखता है। हम कहते हैं ना ब्रेन में बहुत कुछ स्टोर है, नो, बहुत कुछ हम भूल भी चुके हैं। पास्ट का बहुत कुछ है हमारे पास जो हमें नहीं याद है। शायद आपको मैथ्स के बहुत सारे जो आपको फॉर्मूलाज बताए गए होंगे नहीं याद होंगे, ठीक है। लेकिन कोई टीचर रहा होगा, अगर उसने कभी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया होगा या आपको ट्रिगर किया होगा, तो वो चीज़ आपको याद होगी, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड थे वहाँ पे। चाहे वो 2 साल की बात, चाहे वो 4 साल की बात हो, चाहे वो 3 साल, चाहे वो 10 साल की बात हो, राइट? तो ये ब्रेन आपके इमोशंस के साथ जो पिक्चर लेता है, वही आपकी लाइफ में क्रिएट करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाती है बूम ब्रेन थ्योरी। और बूम ब्रेन थ्योरी क्या है, मैं थोड़ा सा इसको और वो कर देती हूँ। जो आप सोचते हो, मतलब ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये आपकी हिंदी इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज को नहीं समझता। ये नहीं समझता कि आप मराठी बोल रहे हो, गुजराती बोल रहे हो, या कोई अदर लैंग्वेज बोल रहे हो। वो समझता है तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्वेंसी को। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव है तो आपका माइंड पॉजिटिव थॉट करेगा, और पॉजिटिव थॉट लाएगा तो पॉजिटिव पिक्चर आएगी, और पॉजिटिव पिक्चर आएगी तो इस बूम ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से ये एक टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो एक बेटर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने में, एक बेटर फाइनेंशियल कंडीशन को मैनिफेस्ट करने में, एक अच्छे बिजनेस को क्रिएट करने में। डेफिनेटली जो सब लोग कहते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, या मेरे फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो रही है, तो एग्जैक्टली वो आपके थॉट्स हैं, आपकी इमेजेस हैं, जो आपने ही एक पैटर्न बना लिया, क्योंकि ब्रेन आपका पैटर्न लेता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी एनएलपी जो है, वो आपके ब्रेन का वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी में हर उस एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप इमोशनली कनेक्शन के साथ चाहते हो, इमोशनली कनेक्शन के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि मेरे पास कल लाइक इस पॉडकास्ट को लेकर के, ठीक है, इसी को एग्जांपल मान लेते हैं, आप सोचो कि ये पॉडकास्ट करोड़ों लोगों के पास चला जाए, ठीक है, बट उसमें इमोशंस नहीं है कि यार ये करोड़ों लोग के पास चला जाए, बस एक थॉट, एक शब्द है, इमोशंस नहीं है। इमोशंस नहीं है। पर अगर इमोशंस है कि यार 1 करोड़ से लोग इसको देखें और उनकी लाइफ में वो चेंजेस आए, हाउ ब्यूटिफुल दिस थिंग्स, ठीक है, तो उस जगह आप क्या करोगे, वहाँ पे इमोशंस डाल रहे हो तो वो एनर्जी फ्लो होगी और वो वापस बुमरेन में लौट कर आपके पास आएगी। सुपर सुपर। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि लड़कियां इतना ज़्यादा कॉल करती क्यों है? लड़कियों को आपने एक्सप्लोर करने दिया नहीं है, उनको बाउंड्रीज में आपने बांध दिया, ठीक है। आपके पास सोशल गैदरिंग है, आपके पास अपना वर्क है, आपके माइंड को बिजी रहने का, या आपके माइंड को हर बार हर सेकंड में नेक्स्ट टास्क मिल रहा है, उनको आपने कोई टास्क करने दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको चेज ना करे, तो उनको भी टास्क करने देना, उनको एक्सप्लोर करने दें, उनको बढ़ने दें, उनको वो बाउंड्रीज मत बनाएं। मतलब बहुत दुख की बात है कि आज एक कोलकाता में केस हुआ, और उस केस के बाद जो है बहुत सारे वुमेंस जो बाहर अकेले जा रहे थे, मेडिकल जैसी फील्ड पे दिक्कतें आईं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अब डरेंगे कि नहीं,
सही है। ठीक है, तो एक गलत थॉट आपने दे दिया ना, एक गलत मैसेज चला गया उससे, ठीक है, तो वो डर आना पॉसिबल है। अब वो डर क्या करेगा, डर वो बेड़ियां बांधेगा जो उन्हें उड़ने दे रहा था वो उन्हें बांधना शुरू कर देगा। कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कंजर्वेटिव थॉट्स या प्रोसेस के साथ होंगे, या डर होगा, वो अपनी बेटियों को बाहर जाने से डरेंगे ना, तो आपने बांध दिया। अब आपने बांधा, वो इमोशंस बंधा, फिर तो वो आप जो जहाँ वो एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ फिर वो परेशान करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको परेशान ना करें तो आप उनको एक्सप्लोर करने दें। कभी कभी तो ये होता है कि हम अगर उनको बोले कि नहीं यार 5 मिनट बिजी हूँ, 10 मिनट बिजी हूँ, तो शार्प 5 मिनट 10 मिनट में सामने फ़ोन आ जाएगा। तो कभी कभी तो ये लगता है कि सच में यार उनके पास इतना टाइम है कि यार घड़ी देख रहे हैं। एग्जैक्टली इसका विरल सर मैं यही कहूँगी, देखिए ये सारा खेला इमोशंस का ही है, ठीक है। मतलब इम्पल्सिवली वो अगर आपको कर रहे हैं, इट मीन्स कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। कोई ना कोई अगर आपके प्रति कहीं से भी आपके साथ में उनको डाउट आया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बिहेवियर हुआ होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी, भले ही वो डाउट ही हो, सिर्फ एक सिंपल डाउट हो, ठीक है, तो उनके मन में ये थॉट या पिक्चर्स गई। अब वो पिक्चर्स आपके माइंड में गई कि भाई बंदा बात नहीं कर रहा है, बोल रहा 5 मिनट बिजी हूँ, ठीक है, कहाँ बिजी है, कैसे बिजी है। आप उनके साथ ऐसा रैपो क्रिएट रखो ना कि उनके मन में आपको लेके ये बिलीफ सिस्टम हो 100% कि जहाँ है मस्त है, मेरे साथ है, दैट्स इट। वो बिलीफ सिस्टम आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, आप उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हो ना कि डोंट वरी, आई एम हियर, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आप, क्योंकि जब तक चिंगारी नहीं है तब तक आग नहीं जलती, और आग नहीं जलती तो धुआं नहीं उड़ता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से, बात से, या इग्नोरेंस से, या आप सोचोगे कि ज़्यादा परेशान होगी, सम टाइम क्या होता है यहाँ पे ना कंसर्न केयर कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत सारे मेंस को मैंने देखा है, बहुत सारे मतलब नॉन ओनली मेंस, वुमेंस को भी देखा है, वो कई बातें अपने पार्टनर को इसलिए नहीं बताते कि यार सामने वाला परेशान हो जाएगा, ठीक है। आपके बिजनेस में कुछ लॉसेस चल रहे हों, आपके जॉब में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, अब आप अपनी बेटर हाफ के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो उनको ये दिख रहा है कि वो परेशान है, क्यों परेशान है ये रीज़न नहीं पता है, ठीक है। तो उस जगह तो उनको फिर, क्योंकि माइंड चलेगा ही आपका नहीं। नेगेटिव साइड ज़्यादा जाता है। तो ये ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करे, कैसे उनको कंट्रोल करे, कैसे उनको बताए कि नहीं यार इतना ज़्यादा मत सोचो, हम हैं आपके साथ। हाँ, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनएलपी की बात करूँगी, क्योंकि देखिए डिपेंडेंसी जो आती है ना, वो डिपेंडेंसी आपकी इमोशंस इम्बैलेंस की वजह से ही आती है। हर इंसान, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, वो अगर सेल्फ डिपेंड है तो उस, इवन दो हैप्पीनेस के लिए भी उसको डिपेंडेंसी है ना। आप कॉल करोगे तो हैप्पीनेस है, आप बात करोगे तो हैप्पीनेस है, ठीक है। ये वाला जो थॉट प्रोसेस है, अगर ये ब्रेक हो जाए कि आप हो, ठीक है, तो वो हैप्पीनेस 100 गुनी हो गई। आप नहीं हो फिर भी मेरे सराउंडिंग में जो है, मैं सेल्फ लव में जो हूँ, मेरे पास जो क्रिएशन है, मेरी जो लर्निंग है, मेरी जो आर्ट्स हैं, या जो मैं इवन दो दैट कि यहाँ पे पॉइंट आउट टू सेल्फ, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम क्या सिखाते हैं लड़कियों को, बचपन से ही सिखाया जाता है, तुम्हें बाहर जाना है, ठीक है, छोटे भाई का ध्यान रखना, ठीक है, फादर का ध्यान रखना, पति का ध्यान रखना, बेटे का ध्यान रखना। उसे कभी कोई ये नहीं कहता अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो अपना ध्यान वो करना कभी सीखती नहीं है, इसीलिए वो उसका ध्यान कभी हमेशा दूसरे पे रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आप अपनी बेटियों को बचपन से सिखाएं कि आप इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। और सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको लिटरली बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ ये समस्या आती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि अंदर उनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव नहीं होता, तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर उनको वापस मिल रही होती है। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा चीज़ आपने एक्सप्लेन किया। मुझे अभी जस्ट इसमें ये जानना है कि फिर भी कुछ रिलेशंस के अंदर है ना, कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जिसके वजह से झगड़े और होते हैं। आपने इतने सारे लोगों को कोच किया है, गाइड किया है, तो मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो कपल्स के बीच में होती है, और एनएलपी को यूज़ करके वो गलतियों को कैसे ठीक रेक्टिफाई किया जाता है सर? ओके, देखिए सर, यहाँ पे क्या है ना, सेम कॉमन पैटर्न में चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आपका ब्रेन पैटर्न बनाता है, ठीक है। अब आपको गाड़ी हाईवे पे चलानी है या गाड़ी खड़ंजे पे चलानी है, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम कहते हैं शॉर्टकट है, चलो इधर से निकल लेते हैं,
ठीक। तो वो शॉर्टकट वाला जो रास्ता हम रिसीव करते हैं ना, वो हमारे लिए गलत हो जाता है। और रिलेशनशिप में आजकल शॉर्टकट बहुत चल रहा है, ठीक है। एवरीबडी, रिलेशनशिप का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? लव ना, लेकिन लव तो कहीं है ही नहीं। एग्जैक्टली शादियाँ भी अगर अरेंज मैरिज या मैरिज कैसे भी हो रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे एक्सपेक्ट्स देखे जाते हैं, करेक्ट। ठीक है। उसमें क्या देखा जा रहा है? लड़का जॉब कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों साइड है ये, ठीक है। आजकल लड़के वाले भी देखते हैं लड़कियां जॉब कर रही हैं, सेल्फ डिपेंड है या नहीं है। तो मैरिज का जो बेस है ना, वो बेस एग्जैक्टली जो होना चाहिए, वो ठीक नहीं है, है। वो नहीं है। तो जो कोर है, उसको आपने कहीं उसको निग्लेक्ट कर दिया है। तो वो निग्लेक्शन कभी ना कभी तो आपको रिफ्लेक्शन देगा ना, कभी ना कभी तो उसको रिफ्लेक्शन देगा। तो एग्जैक्टली रिलेशनशिप में वही चीज़ें आती हैं कि जब वो निग्लेक्शन आया लव का, क्योंकि लव बहुत प्योर चीज़ है। जिसको हमने आज प्यार की परिभाषा दे दी, दैट इज़ नॉट लव। करेक्ट। ठीक है। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि उसकी खुशी के लिए सब कुछ ठीक है। तू अगर किसी और के साथ भी खुश है, दैट इज़ ओके, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपके साथ फिर भी आ रहा है ना, तो वो पूरे मन से नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप पर्दे बिछा करके भी उसे रोक नहीं सकते। जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है, आप अपने इमेजेस में वो क्रिएट ना करो कि वो कहीं और जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार ऐसा मेरे पास आया है केस, मैं आपको बता दूँ। एक मेरी एक क्लाइंट थी, उनको किसी ने बोला, एंड दे आर वेरी गुड कपल, ठीक है, 10-12 ईयर्स। उनको किसी ने बोला कि आपके हस्बैंड कहीं और है, क्योंकि अदर पार्टीज में भी बहुत सारी चीज़ें लोग रहता है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को ना कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सी सेड मी कि आई एम नॉट, बस उनको उस चीज़ से थोड़ी सी एंजाइटी होनी शुरू हुई थी जस्ट, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने माइंड में कभी इस चीज़ को ना एक बिलीफ सिस्टम नहीं बिठाया कि वाकई वो कहीं और इन्वॉल्व है। और सिर्फ एक दिमाग में इमेज रखा कि उनका और मेरा रिलेशनशिप बहुत प्योर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, डिवाइनली है। आप यकीन मानो, उसको वो जो पर्सन था ना, थर्ड पर्सन जो इंटर कर रहा था, वो एक समय के बाद वो रिलीज़ हो गया। ये आपकी एनर्जी है कि आप किसी और को इंटर करने दे रहे हो, ठीक है। तो सम टाइम आपका डाउट, आपका जो डर है, क्योंकि वो इमेजेस बना रहा है। आप अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देख रहे हो ना, मतलब डर आ रहा है किसी और के साथ होगा, इट मीन्स कि वो आप इमेज कर रहे हो। तो इमेज कर रहे हो, तो वो फ्रंटल लोब पे वो इमेज गई, और उसके साथ चूंकि इमोशंस भी जुड़ा होता है, डर जुड़ा है उसमें, आप दुखी भी हो रहे हो, रो भी रहे हो, तो पूरा इमोशंस जुड़ गया। अब इमोशंस जुड़े तो पूरे न्यूरल नेटवर्क में वो मैसेज गया कि भाई वो है, और आपके माइंड ने वो मैसेज ले लिया कि तू उसी में हैप्पी है कि वो कहीं और इन्वॉल्व रहे, ठीक है। क्योंकि माइंड को वो बार बार मैसेज हो रहा है, उसमें एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है, उसी को सोच रहा है इंसान, ठीक है। तो वो बार जब वो ऐसा होगा, तो वही जो क्वांटम फिजिक्स की एक वेवलेंथ वाली मैंने बात कही, वो वापस आपको रिटर्न में वही ही मिलेगा। आप मैनिफेस्टेशन में हम यही तो करते हैं ना, जो चाहिए उसको हम इमेज करते हैं। ट्रू। तो ये तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। क्या ऐसी और भी टेक्निक्स है जिससे अभी जैसे आपने बताया कि आपके क्लाइंट की आपने स्टोरी बताई कि उनके हस्बैंड कहीं और थे और फिर वापस से इनके साथ आ गए लॉन्ग टर्म में, तो ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है कि वो आपके इमेज पे आपके फ्रंटल कोर पे हावी मत होने दो। और ऐसी क्या क्या टेक्निक्स है जो पावरफुल है आपके हिसाब से एनएलपी में, जो शायद रिलेशंस को डेवलप करने के लिए काम लग सकती है? हाँ, एक हम लोग कराते हैं व्हाट इफ टेक्निक, ठीक है। क्या होता है, उसको बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एग्जैक्टली जो वाइफ है या हस्बैंड भी इसके शिकार होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होते हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं, कहीं तो वैसा नहीं। वो जो कहीं तो ऐसा नहीं है ना, वो ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर रहा है। अब उसको डायरेक्शन चेंज कर दो। व्हाट इफ़ माई हस्बैंड इज़ वेरी पॉजिटिव विद मी, व्हाट इफ़ अगर वो मेरे साथ बहुत अच्छा होगा तो कैसा होगा। तो इमोशंस को चेंज कर दो, तो जो आपके साथ जीवन में गलत घटने का पैटर्न बन गया ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना बहुत बार सिचुएशन हम वैसा क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इमोशन बैलेंस करना ज़रूरी होता है, जो हमारे पास्ट के इवेंट्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगी विरल जी। कई बार होता है कि हमारे पास्ट में जिसको बोलते हैं चाइल्ड वुंडिंग, ठीक है, बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो बच्चे के ब्रेन और इमोशंस में ना घर कर जाती है। एक समय के बाद वो इंसान बाहर नहीं निकाल पाता है।
अगर आपके रिलेशनशिप में चैलेंज आ रहे हैं तो मैं मेरे जो केसेस देखती हूँ उनमें बहुत बार होता है कि बचपन में उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, वो चाइल्ड वुंडिंग है, जिसकी वजह से उसका वो इमोशन आपके रिलेशनशिप को गड़बड़ कर रहा होता है। समझा ठीक समझा। है, तो ये एक तरीके से न्यूरल और इमोशंस का जो पास्ट की जो इमेजेस हैं वो प्रेजेंट के सिचुएशन को ख़राब कर रही होती हैं। हम्म हमें क्या होता है, हम इमोशंस को बना लेते हैं पर इमोशंस को रिलीज़ करना नहीं जानते। ठीक है, हमने ब्रेन को एक थॉट दे दिया कि मेरे जो भी पार्टनर है वो रॉन्ग 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 यहाँ 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 पे रॉन्ग है। ठीक है, हमने उनको ये नहीं मैसेज दे दिया कहीं से भी कि यहाँ 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 पे हमारे पार्टनर्स राइट है। हम कभी ग्रैटिट्यूड में नहीं जाते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो वो सिचुएशन भी आपको ब्रेन को पैटर्न बनाने में, एक बिलीफ सिस्टम बनाने में क्रिएट करती है। समझा। तो अगर कभी लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी के मन में बैड इमेज बन गई है हम्म, पास्ट के वजह से, कि ऐसा ऐसा हुआ था जिसके वजह से आज मैं ये हूँ, लाइक हम्म, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को वो फोबिया होता है गिरने का, कि हाँ, मैं गिर जाऊंगा, बचपन में कहीं गिरे थे उनको लगा था, जिसकी वजह से आज भी वो छोटी छोटी चीज़ों से डर रहे हैं। तो क्या वो पास्ट इमेजेस को डिलीट करना पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स है। मैं आपको एक छोटा सा केस से समझाती हूँ। ठीक है, मेरे पास और एग्जैक्टली देखा जाए तो मेरे करियर में मैं उस केस को बहुत ग्रैटिट्यूड भी करती हूँ, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करती हूँ। एक बहुत पुराना 12 साल पुराना डिप्रेशन केस था जिसमें उनको ये जो आईब्रोज होती हैं ना, ये भी आपकी जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे करते हैं ना, ये भी उनकी ब्लिंक नहीं होती थी, उनकी आइज़ ब्लिंक नहीं होती थी, आइज़ पथेटिक हो गई थी एंड पूरी बॉडी उनकी ब्लैक पड़ गई थी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब हमने उनके साथ काम किया 12 साल, एक डॉक्टर ने उनके साथ डिप्रेशन की दवाएं और ये सारी चीज़ें करी। पास्ट की मेमोरीज़ थी, पास्ट के ट्रॉमास थे। उन इमेजेस को जैसे ही हम उन्हें पास्ट में लेके जाते हैं, पास्ट में लेके इन द सेंस मेडिटेशन में हम उनको पास्ट के उसी इमोशंस, उसी घटना के साथ लेके जाते हैं, उसी इमोशंस को बाहर लेके आते हैं और फिर उसको रिलीज़ करवाते हैं। सम डिलीटिंग प्रोसेस, लाइक टीवी टेक्निक कराते हैं, हम शावर टेक्निक कराते हैं, ये सब एनएलपी की टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके ब्रेन से वो इमेजेस डिलीट हो जाती है, धुंधली पड़ जाती हैं। जैसे ही 10 12 15 सेशंस हम कराते हैं, मतलब 2 3 के बाद ही वैसा होता है, पर पूरी प्योरली जहाँ पे धुंधली इमेजेस भी नहीं आ रही हैं, वो 10 11 इमेज सेशंस के बाद आपको वो इमेजेस धुंधली दिखने लगती हैं या बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अगर ब्रेन के पास वो इमेज ही नहीं है तो उससे रिलेटेड एनर्जी या जीवन कैसे वो क्रिएट करेगा। करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट अगर करेक्ट। आपको मैथ का कोई सोल्यूशन नहीं आता है तो आप क्या लिखोगे? तो वैसे ही ब्रेन आपकी ज़िंदगी में वही लिखता है जो उसके पास है। तो अगर उसके पास ही ख़राब इमेजेस नहीं है तो वो लिखेगा भी नहीं दोबारा। अब आप उसको ब्रेन को ना एक पॉजिटिव इमेजेस दे दो इसके अपोजिट में, कि आप जो भी चाहते हो, ब्रेन वो जगह खाली कर चुका है और उस जगह पे चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आधा गिलास गंदा पानी भरा हो और उसमें आधा साफ पानी भर दीजिए, पानी तब भी नहीं पी पाएंगे आप। तो ज़िंदगी में हम वही कर रहे हैं, पुरानी ख़राब यादें अभी भी पड़ी हुई हैं, हम नई इमेजेस को डालकर सोच रहे हैं हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। डज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट पॉसिबल। किसी चीज़ को खूबसूरत करने के लिए पहले उसको साफ़ करना ज़रूरी है। लेकिन ये साफ़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा? क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई शायद आपकी बातें सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, आप क्या बोल रहे हो वो समझ ही नहीं रहा है, वो अभी भी वो पास्ट चीज़ों के बारे में याद कर रहा है कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अभी आपका काम है कि वो इमेजेस को डिलीट करना। जब आपकी वो बात सुन ही नहीं रहा है, तो वो डिलीट कैसे करोगे? इसमें से मैं कहूँगी रैपो क्रिएशन एक होती है, टेक्निक होती है, एक ओके। रैपो क्रिएशन। ठीक है, हम क्लाइंट से खुद ही 3 से 4 बार यस निकलवाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या ना आप देखोगे जनरली मेरे पास तो इतने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी फैमिली की भी बात नहीं सुनते, बट दे वांट टू टॉक टू विद मी। ठीक है, एक समय के बाद उनको ये लगता है कि यही बंदा है जो मेरा सोल्यूशन कर सकता है, क्योंकि उनको रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाता है। क्या होता है, एक इसको बोलते हैं कमांडिंग। ठीक है, तो जब आप पहली बार बात कर रहे हो तो मैं उसी टाइम पे ना बहुत बार ऐसे रैपो में ना उनसे कुछ कुछ चीज़ें यस निकलवा लेती हूँ। ठीक है, और यस निकालने के बाद ना मैं उसको पूछती हूँ, मतलब कुछ सवाल पूछती हूँ, उस सवाल में वो कोर ऑफ हार्ट पे चला जाता है। और आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है कि किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, एवरीबडी सुनाने वाला। ठीक ट्रू। है, ठीक है, लिसनर कोई नहीं है, एवरीबडी सेज कि ये है, सुनना नहीं है। ठीक, और कोई भी पेन में है ना तो उसको सुनना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एनएलपी कोच हो या काउंसलर हो, वो यही करता है, वो पहले सुनता है।
ठीक है। तो जब सुन रहा है तो उसको कोर पता चल रहा है कि वो इमोशंस आए कहाँ से। अब वो सुनाने को रेडी हो गया ना, जब वो उसको आपने सुन लिया तो वो सुनने भी रेडी होगा, क्योंकि वहाँ पे रैपो क्रिएट हो चुकी है। समझा फिर समझा। आप वहाँ पे कमांड कर सकते हो, विस्पर कर सकते हो। बहुत बार आप उनको सिर्फ हिप्नोसिस भी की जाती है यहाँ पे। हिप्नोसिस का वैसा बिल्कुल मीनिंग नहीं है कि आपको वो बैठा करके और हिला करके और आप फिर मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, वैसा नहीं है। करेक्ट 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 करेक्ट। ये सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा। अगर मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी रह पाऊँगा। ये एनएलपी किस तरीके से हमें हेल्प करता है सेल्फ अवेयरनेस को अचीव करने या मुझे अचीव खुद को करने के जानने के लिए, लिए? देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, हर बॉडी के अंदर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन जो है वो किसी एक तरह की इमेजेस को नेगेटिवली रिसीव करता है। ठीक है। थोड़ा सा इसको एलाबरेट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिप्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लाइक जैसे कि आपकी बॉडी मेल फीमेल में डिवाइड होती है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, दोनों के साथ में एक इमोशंस कनेक्ट होते हैं। जो साइड वीक होगा आप अपने बिहेवियर से समझ सकते हो। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आपका मैस्कुलाइन पार्ट ज़्यादा हावी है फेमिनाइन पर, और आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो फेमिनाइन साइड ज़्यादा वीक है। ठीक है। अब क्या होगा, आपके जीवन में कोई भी नेगेटिव इमोशंस मतलब नेगेटिव इवेंट घटित हुए अगर, तो उससे रिलेटेड जितने इमेजेस हैं, जो पार्ट आपका वीक होगा वो साइड का ब्रेन रिसीव करना शुरू कर देगा। ठीक है, लाइक जैसे कि मैस्कुलाइन पार्ट अगर वीक है तो जितने भी इमोशंस नेगेटिव हैं वो आपका राइट ब्रेन लेना शुरू कर देगा। ठीक है, और अगर किसी का इमोशनल पार्ट है, कोई फीमेल है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो वो जितनी भी नेगेटिव इमेजेस लेगी वो लेफ्ट साइड लेगी। और जो आपका लेफ्ट होता है वो लॉजिकल होता है, जो राइट होता है वो क्रिएटिव होता है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल है, और जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव है। ये हम जब हम ब्रेन पढ़ाते हैं तो उसमें मैं बताती हूँ आपको। तो जब जिधर साइड भी आपका वीक हुआ वो इमेजेस उधर आएंगी। अब आप जब सेशन में कराती हूँ तो उसमें यही होता है कि आपको जिस साइड भी इमेजेस देखती हैं हम उसको स्विच करा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी अपनी लाइफ का एक इवेंट आप याद कीजिए, नेगेटिव कोई भी इवेंट याद कीजिए, आपको तुरंत वो इमोशंस, वो इवेंट याद आ जाएगा, वो पर्सन याद आ जाएगा, वो आवाज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो किधर आ रही है, लेफ्ट आ रही है, राइट आ रही है। ठीक है, ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। इवन दो आपकी व्यूअर्स भी जो है ना, वो अगर तुरंत से सोचेंगे तो उनको भी याद आ गया होगा। राइट, अब जिस साइड आया है इट मीन्स कि वो साइड आपकी वीक है, आप उस साइड को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, लाइक फेमिनाइन साइड वीक है ना, तो आप मेडिटेट करो, चीज़ें करो ऐसी कि आपका फेमिनाइन साइड स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, सैक्रल चक्र पे मेडिटेट करना शुरू कर दो तो इमोशंस बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। अब जिस साइड भी वो नेगेटिव इमोशंस हैं उसको जस्ट सेट दैट कि हम क्या करते हैं, कोई मान लीजिए आपके वॉल पे खराब पिक्चर लगी तो या तो हम दूसरी पेस्ट कर देते हैं या तो उसको रिमूव करके कुछ दूसरा चिपका देते हैं। राइट, दोनों में से करते हैं। दिस इज द कॉल ऑफ स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, हम एनएलपी में भी ये करते हैं। आपकी जो खराब इमेजेस है, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ खराब ही रहा होगा लाइफ में, कुछ अच्छा भी रहा होगा, कुछ अच्छे इमोशंस भी रहेंगे, लेकिन हमारा ब्रेन क्या याद करता है, दुख को याद करता है। हमें भी दुख में मजा आ रहा था, ब्रेन ने भी लिया था इसको, दुख में ही मजा आ रहा है, दुख ही दो इसको। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, उस खराब इमेजेस को पीछे करना है, अच्छी इमेजेस को आगे ले आइए, तो जो खराब इमेजेस है वो चली जाएंगी और आपकी लाइफ का जो ब्रेन है, जो फ्रंटल लोब है जहाँ पे आप इमेजेस को स्टोर करते हो, वहाँ पे पॉजिटिव इमेज चली गई और आपके जीवन में पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। मुझे इसके रिलेटेड पूछना था, आज बहुत सारे लोगों के मन में ना डर रहता है, जैसे बचपन में कुछ अगर हो गया है उनके साथ, लाइक वो कहीं से गिर गए हैं या किसी चीज़ से उनको डर लग गया है, तो आज की तारीख में भी वो लोग इस सारी चीज़ों से डरते रहते हैं, तो इसका सल्यूशन क्या है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विरल जी। ये एग्जैक्टली क्या होता है ना, आपके जीवन में कोई घटना घटी और वो घटना ने आपके ब्रेन ने उसकी इमेजेस ले ली। अब ले ली और ले करके वो रिलीज़ तो हुई नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या लॉजिकल माइंड के किसी एक कोने में जाकर छिप गई है। तो अब वो छिप चुकी है, जब जब ऐसे सिचुएशन आएगी वो इमेजेस आपको ट्रिगर करेगी। ठीक है, और डर क्या करेगा, डर बार बार उसी इमेजेस को, लाइक जैसे कि मैं एक स्टोरी से बताती हूँ, ये रियल घटनाएं हैं। ठीक है, एक बच्चे ने बचपन में ऑलमोस्ट 11-12-15 साल की एज में एक एक्सीडेंट देखा कार से। ठीक है, उस एक्सीडेंट में देखा उसने कि गाड़ी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई और साथ में जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी बुरी तरीके से उनको इंजरी हुई। ठीक है, अब वो
उसने एक बिलीफ सिस्टम बना लिया कि गाड़ी चलाने पे एक्सीडेंट होता है और इस तरीके से डैमेजेस होते हैं, ठीक। अब वो लाइफ में कभी भी अगर गाड़ी चलाना भी जानता है ना तो भी उसको बहुत डर डर के चलाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे एक फैमिली मेम्बर थे जिन्होंने बहुत डर डर के गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। काफ़ी धीमे गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते। आप यकीन मानोगे उनकी डेथ एक्सीडेंट से हुई है, क्योंकि डर ने उस चीज़ को बार बार आपसे कनेक्ट किया, ठीक है। आपके फ्रंटल लोब पे बार बार वही चीज़ें आई, आपने बार बार वही इमेज किया, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, तो वो चीज़ ही क्रिएट हुई, ठीक। आप इसको निकाल सकते हो, इस डर को, इसको फोबिया बोलते हैं, जो आपके इमेजेस में होता है। विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर आप इस फोबिया को ख़त्म करते हैं। आपके पास वो इमेजेस बहुत कलरफुल पड़ी हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ी हुई है, ठीक है। उन इमेजेस को निकालना और उनको पूरी तरीके से हटाना, और एक बेहतर इमेजेस जहाँ पे आप उस चीज़ के साथ कॉन्फिडेंट हो, कार चलाने में कॉन्फिडेंट हो, स्विमिंग करने में कॉन्फिडेंट हो, ऊंचाई से देखने में कॉन्फिडेंट हो, ऐसी इमेजेस अपने फ्रंटल लोब को आप दे दो, ठीक है। आप देखोगे धीरे 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 उसी सिचुएशन को आप इंजॉय करने लगोगे। तो वो कभी आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके हार्मोनल में या आपके ब्रेन में कुछ इमेजेस चली गई हैं जो आपको बार बार ये बता रही है कि भाई ये तेरे लिए एक बिलीफ सिस्टम है, इससे आपको डरना है। तो पूरा खेल बिलीफ सिस्टम का है। इफ़ यू बिलीव कि ये चीज़ें मेरे साथ होंगी, दैट इज इट्स क्रिएटेड टू यू, इट्स क्रिएटेड टू अराउंड यू, करेक्ट। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आपने ये सोच लिया नो इट्स नॉट फॉर मी, वो कभी आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आपने देखा है ना कुछ लोगों को जीरो से हीरो बनते हुए, वो उनका वो एक बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, आई एम द बेस्ट, लाइक शाहरुख खान, आई एम द बेस्ट, ठीक है। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा, अगर सचिन तेंदुलकर की बात आती है तो हमने कई बार उनको ये कहते हुए सुना है कि वो जिस मैच को खेलते थे उसको पहले वो सोचते थे। तो क्या सोचते थे, फ्रंटल लोब पे पूरा मैच वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जाकर के वो खेल रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो उन्होंने अपने ब्रेन को एक मैसेज दे दिया कि मेरे को ये बिलीव सिस्टम है कि इस बार ये इस मैच में मैं रॉकिंग करूँगा, ठीक है। तो वो रॉक करके आते थे। उसी जगह जब आपका एक डर होता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, नेगेटिव इमेजेस के साथ होते हो, तो आप क्या कहते हो, मेरे से ना हो पाएगा। तो भाई जब आपने खुद को अपने मैसेज दे दिया कि मुझसे ना हो पाएगा, तो आपका ब्रेन आपको कैसे ये एनर्जी दे कि तुझसे ही हो पाएगा, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। तो उस जगह आपको क्रिएट करना ज़रूरी है अपने लिए उस मैसेज को कि यस इट्स मी, और मुझसे ही होगा और मैं कर सकता हूँ। सुपर सुपर ग्रेट। सो मुझे ये चीज़ तो अभी समझ गई कि अगर कोई भी चीज़ों को सॉल्व करना हो तो NLP, सबकॉन्शियस माइंड, ये सारी चीज़ों का इतना इम्पोर्टेंस है। इवन हम अभी कभी से बात कर रहे तो मुझे ये चीज़ समझ गया कि रिलेशनशिप को भी अगर इम्प्रूव करना है तो सबकॉन्शियस माइंड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक कपल फेमस है जिनका डाइवोर्स केस चल रहा है अभी। एक हिसाब से देखा जाएगा तो वो सोशली उनकी फैमिली को उनके फैमिली के बारे में सारी चीज़ें व्लॉग में बता रहे हैं कि भाई आज झगड़ा हो गया क्योंकि उसने कपड़े नहीं सुखाए, आज बच्चों को स्कूल मैं लेके जाने वाला हूँ, कभी वो नहाने जा रहे, कभी वो पॉटी करने जा रहे, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे कहने के लिए सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे। उनकी लाइफ को देख करके बहुत सारे लोग खुद की लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, खुद को कोसते रहते हैं कि यार वो लोग कितने अच्छे, हम कितने एवरेज है। और ये कहीं ना कहीं एक रियलिटी हो जाता है कि आज उनकी लाइफ में भी देखो क्या सारी चीज़ें चल रही है, मतलब सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहा है लेकिन पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। मैं इनके एग्जाम्पल से ये चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि आज भले कितने भी हैप्पीली कपल हैं लेकिन आज वो ये लेवल तक आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ इतने सालों तक हैप्पी थे लेकिन आज बात यहाँ तक आ गई कि वो लोग डिवोर्स के अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन तक लोग क्यों आते हैं? सर, जैसे कि आप एक खेत में गेहूं लेकर आ रहे हो, क्या गेहूं आप आज लेकर आ रहे हो? उसकी फसल आपने बहुत पहले बो दी थी, ठीक है। वो बीज आपने बहुत पहले लगा दिया था। तो वो कोई एक थॉट था जिसका बीज आपने शायद बहुत पहले बो दिया था एक दूसरे के बिहेवियर से। और फिर वही जो आपने कहा ना कि दिमाग बार बार सेम चीज़ें क्यों करता है, तो वो बार बार सेम पैटर्न ला करके खड़ा करेगा कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, और फिर वो ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है। और ब्रेन जो है ना एक वो बनाता है, साइकिल बनाता है, एक चेन बनाता है। एक नेगेटिव थॉट आया,
एक नेगेटिव पिक्चर आई, फिर वो हजारों ऐसे बिलीफ सिस्टम आपके अंदर क्रिएट कर देगा जिससे आप खुद बाहर नहीं निकल पाते हो, ठीक है। फिर वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, दोनों हो जाते हैं ओवर थिंकिंग में, इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि दोनों को एक दूसरे का जो वो लव है ना, जो प्योर होना चाहिए था, वो आउट हो जाता है बाहर से, और आ जाती है ब्लेमिंग एनर्जी, ठीक है, जलन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ठीक है। अब ये सारा क्या कर रहा होता है भाई, ये सब कुछ निर्माण तो करेगा नहीं, ठीक है। आप लगा बम रहे हो, सोचो उगाएंगे हम गुलाब, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपने बम लगाया है तो कभी फटेगा, ठीक है। तो ये मैं वैसे ही कहूँगी कि कोई भी रिलेशनशिप अगर आज आपको लग रहा है कि आज ब्रेकअप हुआ है या आज ख़त्म हुआ है, तो आज नहीं ख़त्म हुआ है, उसकी उसकी जो नींव बहुत बीज पहले है है, या उसकी जो कहते हैं स्टार्ट। शुरुआत है, वो बहुत पहले हो चुकी थी। बस वो शुरुआत बार बार पुनरावृत्ति होती है, और वो पुनरावृत्ति एक समय आकर के रिजल्ट को बेकार कर देती है, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट, बहुत करेक्ट। समझने की ज़रूरत है कि जब भी ऐसा हो रहा है, इमोशनली आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ब्लेम आ रहा है, जस्ट टेक अ एक्शन। अगर दोनों एक दूसरे को चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं, लेकिन फिर वो ट्रुथफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ट्रुथफुल ना हो, ट्रुथफुल होना चाहिए। सम टाइम क्या होता है, लोग सोशली, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पे, तो सिर्फ सोशली फैमिली प्रेशर में आकर के आप उस चीज़ को ठीक ना करें, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। आज हो सकता है आप किसी प्रेशर में ठीक कर लें, लेकिन जब आप 70-80 साल के होंगे ना, तो उसी ठीक करने के लिए उस 80 साल में आपको रिग्रेट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, इसको या तो खूबसूरत तरीके से जी लो साथ में, वरना मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उस चीज़ को एग्जॉस्टेड हो करके और एक टॉक्सिक बिहेवियर को लेना और उतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होकर पूरी लाइफ बिताना, इट इज़ नॉट गुड। या तो आप अपने अंदर से वो इमोशंस ख़त्म करो, बेटर करो उसको, नहीं कर सकते, नहीं आगे ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप कार्मिक होते हैं। सो ये मैंने बहुत बार सुना है कि रिलेशनशिप आपके बहुत बार कार्मिक हो जाता है। ये कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? ये थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए सर कि देखिए, हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम पास्ट बर्थ की बात करते हैं, प्रारब्ध कर्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो पास्ट में आपने शायद कुछ गलत किया होगा किसी के साथ में, कैसा भी गलत, इमोशनली किसी भी तरीके से, जो बाद में आकर के आपके जीवन में सेम एज इट इज़ आप भुगतान कर रहे होते हो। क्योंकि हो सकता है मैं विरल जी का घर जानती हूँ, उनके घर जाकर चाय पी कर आई हूँ, और 10 साल बाद भी आऊँ तो मुझे उनका घर याद रहेगा, ठीक है। हो सकता है मैं 20 साल बाद आऊँ तो भूल जाऊँ, लेकिन कर्मा एक ऐसी चीज़ है ना कि आप कितना भी पुराना करके बैठोगे ना, वो आपका घर नहीं भूलेगा, वो आपसे आपने जो कुछ भी दिया है या लिया है वो वापस ले दे के जाएगा, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशन ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं, इवन दो मैं तो मतलब जो कार्मिक रिलेशनशिप 3 टाइप्स होते हैं जो हम देखते हैं, जो लोग कहते हैं ना सोलमेट, ये मेरा सोलमेट है। सोलमेट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपको हर चौराहे पे एक सोलमेट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सोलमेट वो सोल कनेक्शन है आपके साथ, जिसकी आती ना आपके जीवन में एक अलग तरीके की ग्रोथ आती है, ठीक है। आप रिलेशनशिप को ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कई बार लोग कहते हैं हम कैसे समझें कि कार्मिक है या नहीं है, ठीक है। कभी भी कार्मिक रिलेशन आपके पास आएगा ना, आपके जीवन की जो ग्रोथ हो रही होगी वो रुक जाएगी, आपका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल ना ब्रेक होगा, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप पूरा डिपेंडेंसी में चले जाओगे, और कार्मिक रिलेशनशिप के प्रति जुड़ाव बहुत तेज होता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब भी कार्मिक रिलेशन आपके साथ होगा ना, आपका अटैचमेंट उससे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अटैचमेंट इज़ ऑल्सो अ कार्मिक, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट। तो वो डिटैचमेंट, आप पार्टनर के साथ भी हो ना तो डिटैच रहो, मतलब आप डिपेंडेंसी में मत आओ, और डिपेंडेंसी में आप आ रहे हो तो इट मीन्स कि आप एक टॉक्सिक और एक कार्मिक रिलेशनशिप के साथ क्रिएट कर रहे हो। तो ये टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशनशिप में अगर सपोज करो कोई है और उसे अभी डिटैच होना है, तो क्या तरीके से डिटैच हो सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका है भाई, आप अपना इमोशंस बैलेंस करो, अपनी एनर्जी बैलेंस करो, ठीक है। क्योंकि जो कुछ इनसाइड है वहीं आउटसाइड है, ठीक है। अगर कोई बाहर आपसे फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेशन एनर्जी रख रहे हो। कहीं कोई अगर आपसे जलन कर रहा है, इट मीन्स कि अंदर आपके लिए वो एनर्जी है, तो अंदर जो है वहीं बाहर है। तो आपको बाहर किसी को ब्लेम नहीं करना है,
बाहर किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, बाहर किसी को सजा नहीं देनी है, पहले अपने अंदर जाइए। अंदर जाने का मतलब है मेडिटेट कीजिए, अपने सैक्रल चक्र पे वर्क कीजिए, अपने हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए, अपने थ्रोटल चक्र पे वर्क कीजिए। आप देखोगे डोमेस्टिक चेंज आता है, क्योंकि सब कुछ तो इम्बैलेंस होने से गड़बड़ हो रही है। बैलेंस हुआ तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बैलेंस योर एनर्जी, बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर बिलीफ सिस्टम, बैलेंस योर क्रिएशन। जो भी गोल्स हैं आपके, जो भी लाइफ की चीज़ें अचीवमेंट्स हैं, वो आप बैलेंस करो। लड़के और लड़की की मेंटेलिटी में ना, सोच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आज मैं किसी लड़के को पूछूं कि भाई तुझे कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, क्या चाहिए, तो वो हमेशा मटेरियलिस्टिक के बारे में सोचेगा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, 4 बॉडीगार्ड आसपास में चाहिए, ये बंगला होना चाहिए। जबकि वही चीज़ किसी लड़की को मैं पूछूं तो उसका हमेशा वो फैमिली, इमोशंस, कि ऐसा हस्बैंड, ऐसा फैमिली, इस तरीके का वर्क, इस तरीके का कल्चर, फैमिली चाहिए। तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है दोनों में? यहाँ पे आ जाती है प्रकृति, जो हम कहते हैं ना प्रकृति। ठीक है, तो आप जहाँ पे कृति आ गई, वो निर्मित करने के बारे में सोचेगी, उसमें प्रा लग जाता है। ठीक है, तो जब प्रकृति मिलती है तो वो पूरा क्रिएट होता है। तो मेन क्या होते हैं, मेन प्र के साथ जाते हैं, मतलब ब्रॉडनेस के साथ जाते हैं, और कृति हर चीज़ को डिज़ाइन करती है, और कृति इमोशनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेमिनाइन जो होते हैं, एक तो हम एक ऐसा, इसको प्रैक्टिकली भी अगर आप देखें तो एक फीमेल को ना बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुमको फैमिली क्रिएट करना है, सबको बांध कर रखना है, एक अच्छा जीवन बिताना है। लड़के को बचपन से बोला जाता है कि तुझे बहुत अच्छा अपना करियर बिल्ड करना है, तुझे किसी को नारिश करना है, बेटर वे में आगे जाना है, एक अच्छा घर बनाना है जिसमें तू अपनी वाइफ को रखेगा। तो अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम है। अपब्रिंगिंग, आज देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को बोलते हैं कि तुम्हें भी अपना करियर बनाना है। उनके भी थॉट प्रोसेस आज चेंज हो चुके हैं। उनको भी चाहिए अपने आसपास 4 बॉडीगार्ड, उनको भी चाहिए एक कार, उनको भी चाहिए एक अच्छा बंगला। और लड़कियां आज की डेट पे करियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं, उनको रिलेशनशिप बहुत बाद में चाहिए, पहले अपना करियर चाहिए, और दैट इज़ द गुड थिंग। हर वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पहले अपने करियर के बारे में सोचो। डेफिनेटली आप परिवार बनाओ, उनके साथ आगे जाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट है पहले आप अपना करियर बनाओ। बिकॉज डिपेंडेंसी, अगर आप एक खूबसूरत रिलेशनशिप चाहते हो तो पहले आपको अपने आप को बैलेंस करके अच्छा क्रिएशन कर लो, बोथ हार कर लो, उसके बाद अपना फैमिली बनाओ। वो अपब्रिंगिंग का ही प्रॉब्लम है, वो थॉट प्रोसेस का ही प्रॉब्लम है, बिलीफ सिस्टम का ही प्रॉब्लम है। क्योंकि चाहे सिर्फ आप और मैं एक बॉडी है, मेल और फीमेल एक बॉडी है केवल। ठीक है, आपके पास भी फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, मेरे पास भी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी है। मैं भी किसी को नारिश कर सकती हूँ, आप भी किसी की केयर कर सकते हो। लेकिन फर्क क्या है ना, हमारा बिलीफ सिस्टम गड़बड़ है। हमने ये मान लिया है कि पुरुष पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो किसी को पाले, और वुमेन पैदा ही इसलिए हुई है वो किसी को नारिश करे। ठीक है, ये थॉट प्रोसेस गलत है। आज देखिए सेना पर महिलाएं हैं, तो वो रक्षा कर रही हैं ना। ठीक है, और आज मेन किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि दोनों के पास क्वालिटी नहीं है। ठीक, मेरे खुद के घर में मेरे फादर बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है, तो ये आज ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है, और आज की डेट में बहुत हद तक कम होने लगा, और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। डेफिनेटली ये होना चाहिए, हर वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्या लड़कियों से दूर जाने से क्या हम ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं? मतलब अगर हम हनुमान जी की भी बात करें तो उन्होंने बाल ब्रह्मचारी लिया हुआ था, मतलब वो लड़कियों से पूरा जीवन दूर रहे। इवन अगर हम यहाँ पर इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस की भी बात करें तो भले देखने के लिए वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी लड़की से दूर हो रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब यहाँ रीज़न विरल जी लड़कियाँ नहीं है, यहाँ रीज़न है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो आपको मैंने अभी कहा कि अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, आपकी वो एक एनर्जी है। ठीक है, उस एनर्जी पर आपकी ये चॉइस है कि आप उसको रिलीज़ कर लेना चाहते हो या उससे अपने आप को पावर बढ़ाना चाहते हो। एक इंसान जब ब्रह्मचर्य को पालन करता है ना, और ये हमारे वैदिक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है। आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है तो आपके चक्रास बेहतर होते हैं। तो जो 90% लोग अपने जीवन को रूट चक्र पर जीकर खत्म होकर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और वो बढ़ते बढ़ते हो सकता है आपके क्राउन चक्र पे तक भी आ जाए। ठीक है, तो जब वो बढ़ती है तब आप देखो जितने लोग भी ऐसे हैं, आप कह रहे हो फाइनेंशियली ग्रोथ करते हैं, इसका मतलब हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हार्ट चक्र ओपन होगा तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली होगा। ठीक है, अनकंडीशनली आप चीज़ों को क्रिएट करना शुरू कर दोगे। तो लड़कियां यहाँ पे दोषी नहीं है, दोषी ये है कि आप
आपका जो लस्ट है उसको आपने रिलीज नहीं किया, आपने उसको एक ऊर्जा के रूप में, एक शक्ति के रूप में अपने अंदर कुंडली को जागृत करने में या अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में यूज़ किया। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इसीलिए जितने भी लोग हमारे संत हैं जो भी ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हैं, दे आर वेरी पावरफुल। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं कि हम शस्त्र ले लें तो हम पावरफुल होंगे, राइट? ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि जितने भी बड़े स्पिरिचुअल लोग हुए हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं रहा है। आप देख लीजिए, ओशो का नाम ले लीजिए, ठीक है, यूई डर गया, ठीक, लोगों ने उनको जेल में डाला, उनकी कितनी सारी चीज़ें, कौन सा शस्त्र वो चलाते थे, माफ़ करने में बिलीव करते थे वो, ठीक है, लेकिन लोग उनसे डर गए, उनकी स्पिरिचुअलिटी से डर गए। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल आपका ब्रह्मचर्य इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना कि आप पावरफुल हो जाते हो और आप सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। लोगों की भीड़ चलती है क्योंकि आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ठीक। दूसरा नाम आप देखो, विवेकानंद, ठीक है, आप जितने भी ऐसे इस बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को हासिल किया है ना, जिन्होंने एक बड़ी संख्या में लोगों का कल्याण किया है, उनसे लोगों ने डर, कहीं ना कहीं उनको डर लगा है, ठीक है। और डर लगा इसका मतलब शस्त्र लिया नहीं था, उनकी एनर्जी से डर गए। यानी अंदर की पावर को जागृत करना आपको हमेशा पावरफुल बनाता है। क्या इसका मतलब ये है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं? मैं इसको मानती हूँ सर, मैं इसको बिलीव करती हूँ, क्योंकि जब से स्पिरिचुअलिटी ने मेरी लाइफ में एंटर किया है, आई फील स्ट्रांगनेस इन माई लाइफ, स्ट्रांगनेस इन माई इमोशंस, बिकॉज आई एम वेरी मतलब मेरे अंदर बहुत इमोशनल इम्बैलेंसिंग थी। लेकिन जब उसने स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्ट किया, मेरे को, मैं यही कहूँगी कि उन्होंने कनेक्ट किया, उन्होंने ऐसी सराउंडिंग पैदा की कि मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो गई। और जिस दिन कनेक्ट हुई, सीरियसली बहुत कुछ पावरफुल हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम्स आने लगी, बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, आप कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं सभी की बात कर रही हूँ। जब भी आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इंटर करोगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आप बेटर जाओगे। यानी कि सीधी सी बात है, आप किसी के प्रति बदला लेने की भावना लेकर स्ट्रांगनेस नहीं कर सकते हो। आप स्ट्रांग हो जब आप माफ़ करना सीख जाते हो। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर ही रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जो पुरानी स्टोरीज सुनते हैं, रामायण की, महाभारत की, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान ने लड़कियों को ही माध्यम नहीं बनाया है। जैसे अगर मैं राम जी की बात करूँ तो उनका जन्म हुआ था रावण का वध करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने शूर्पणखा को माध्यम बना दिया ये पूरा कंप्लीट करने के लिए। सेम वे अगर मैं महाभारत की बात करूँ तो वहाँ पर भी द्रौपदी का रोल आया था दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं डाल दी नहीं, है? ऐसा नहीं है सर, ये आपकी लस्ट है, मतलब ये एक अलग पार्ट वो है। मैं यहाँ पे, जैसे आपने बोला रावण ने शूर्पणखा को कराया, ठीक है, तो शूर्पणखा के हस्बैंड का नाम था विद्युज्जिहा, ठीक है। शूर्पणखा के जो हस्बैंड थे विद्युज्जिहा, वो काकेयी के सेनापति थे। और जब रावण पूरे ब्रह्मांड में विजय पथ की यात्रा करने के लिए निकला था ना, तो उसके सामना उनके हस्बैंड से हुआ था, यानी विद्युज्जिहा से हुआ था, और उन्होंने उसका वध कर दिया था। क्योंकि उसके मन में ये मलाल था उसकी बहन के अंदर कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जिस तरह मेरी लाइफ तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई, तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद होगी मेरे कारण, ठीक है। तो वो माध्यम बनी थी, क्योंकि आपने शब्द बोल दिया। अब वो शब्द वाली एनर्जी भी यहाँ आप मान सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने ये जब बात बोली तो वो क्रिएशन वैसा होना शुरू हो जाता है जैसा आपने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शूर्पणखा के एक श्राप या एक बददुआ के कारण भी वो चीज़ें क्रिएट हुई। रावण जैसा व्यक्ति, और रावण जैसा व्यक्ति जो कि सीता को हरण करते हैं पर उनके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करते हैं, ठीक है। तो माध्यम चाहे जो बना हो, लेकिन क्योंकि रावण के बारे में एक चीज़ और है कि वो कहीं के द्वारपाल थे, मेरे को एग्जैक्टली वो नाम नहीं याद आ रहा है, वो द्वारपाल थे। तो ये बोला गया था कि वो 2 बार राक्षस का जन्म लेंगे, जहाँ पे उनका जो वध होगा वो किसी ईश्वर के द्वारा किया जाएगा। और कई बार ये भी आता है, जैसे कि ये वाला कॉन्ट्राडिक्ट एक सवाल आता है कई बार कि हनुमान जी के अंदर इतनी पावर थी तो वो रावण को मार सकते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्यों नहीं मारा? क्योंकि रावण को उनको विजेता होने का वरदान मिला हुआ था। सिर्फ उन्होंने जो मनुष्य है, मनुष्य की जो है, उसके द्वारा अगर मारा जाता है तो ही वो मरेगा, वरना प्रकृति, जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ उन्हें नहीं मार सकता। और हनुमान जी वानर का रूप है, एक मनुष्य स्वरूप नहीं है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए रावण को मारने में हनुमान जी नहीं, राम जी का हाथ था।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। विरल जी फॉर हैविंग मी एंड गॉड ब्लेस यू फॉर आपके इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों को शायद अपनी लाइफ में चेंजेस करने मिलेंगे, सो थैंक यू टू यू फॉर दैट।